है तो बताइएगा। ओके। अच्छा, तो कल हमने जो है विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। विटामिन्स की जो डिफिशियंसीज थी। सही हो गया। ये विटामिन सी, फिर ये इनका हमने देखा था कि फैट सॉल्युबल कौन सी हैं और वाटर सॉल्युबल कौन सी हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि विटामिन ई एंड सेलेनियम अभी हम पढ़ेंगे, मिनरल है ये। इन दोनों का साइनर्जेटिक इफेक्ट होता है, ठीक हो गया। मतलब सेम इफेक्ट होता है, इनका इंटरचेंजेबल होता है। उसके बाद ये अभी हम पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। मिनरल्स अभी मैंने आज की क्लास में ना पढ़ने मिनरल्स। एक पॉइंट यहां से याद रखिएगा, विटामिन डी जो है वो हार्मोन की तरह काम करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक हो गया। ये अभी रिसेंटली मैंने क्विज भी शेयर की थी। ये इलेक्शन कमीशन 17 ग्रेड की फेडरल इलेक्शन कमीशन ने खुद लिया था पेपर, उसकी स्क्रीनिंग जो है ना, आउट ऑफ एसपीएससी है। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी विटामिन है जो एज अ हार्मोन काम करती है। ये वेटनरी के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और जनरल साइंस या एवरीडे साइंस में भी क्वेश्चन आता है। तो वो कौन सी विटामिन है? विटामिन डी। ये हार्मोन की जो है ना तरह तरह भी काम करती है, विटामिन भी है और हार्मोन भी इसको तस्लीम किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ना ये केमिकली, हार्मोन का क्या मतलब होता है? जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो विटामिन डी क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम की इंटेस्टाइन में, और जो है ना बोन की मिनरलाइजेशन, तो ये सिग्नल मैसेंजर के थ्रू भी काम करता है। ठीक हो गया। तो इसलिए इसको जो है ना हार्मोन भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, हिस्ट्री तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सी विटामिन है इन जो हमने विटामिन पढ़ी जो हार्मोन की तरह काम करती है, तो वह है विटामिन डी। आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज आपने जहन में बिठाना है। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स। मिनरल्स और इनकी डिफिशियंसीज एंड टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी किसे कहा जाता है ये याद रखिएगा। डिफिशियंसी तो कमी को कहा जाता है, जब वो स्पेसिफिक अमाउंट में जो चीज़ नहीं मिलती उसे, तो वह उससे डिफिशियंसी हो जाती है। बट जब आप टू मच अमाउंट कंज्यूम करते हैं तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। ये याद रखिएगा, टॉक्सिसिटी किसे कहते हैं? जब वो चीज़ आप टू मच अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब उसकी एक लिमिट है, आप उससे ज्यादा वो चीज ले रहे हैं, तो वो आप टॉक्सिसिटी काज करेगा। ठीक हो गया। डिफिशियंसी कब करेगा? जब स्पेसिफिक अमाउंट आप उस जो है ना क्वांटिटी में नहीं ले रहे, तो उससे डिफिशियंसी हो जाती है। तो ये आपने दोनों समझने। अभी मिनरल से कौन कौन सी डिफिशियंसीज होती हैं, क्या क्या टॉक्सिसिटी होती है, उनको भी पढ़ते हैं। सबसे पहले मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स भी सब्सटेंसेस होते हैं जो एनिमल को जो है ना रिक्वायर्ड होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए या ओवरऑल हेल्थ के लिए। ठीक हो गया। या सप्लीमेंट्स कहें ताकि उनकी ग्रोथ वगैरह अच्छी हो सके। इससे जो है ना एक चीज समझा देता हूँ पढ़ाने से पहले। दो टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, ये याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन एक दफा शायद आया हुआ है वेटनरी में ही, यहाँ पे मौजूद तो नहीं है। एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, कीवर्ड है ये। ठीक हो गया। मैक्रो जब भी लगेगा उसका मतलब क्या होगा? हाई, लार्ज, जो है ना जिस भी सेंस में यूज, इस तरीके से। दूसरे होते हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो जब भी वर्ड लगेगा इसका मतलब होगा स्मॉल, छोटा। ठीक हो गया। ये कीवर्ड्स होते हैं जो सेन में होते हैं। तो मिनरल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो जो एनिमल को लार्ज अमाउंट में नीड होते हैं, एक होते हैं माइक्रो जो स्मॉल अमाउंट में नीड होते हैं। इनके जो है ना नाम आप अपने पास जरूर नोट डाउन कीजिएगा। मैं यहाँ पे जितने लिख सका जगह पे लिख रहा हूँ, वरना आप सुन तो रहे हैं वैसे भी। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, ये पेपर में आ जाते हैं। याद रखिएगा, कैल्शियम, कैल्शियम को सी ए से शो करवाते हैं केमिकली। कैल्शियम ये आपका मैक्रो में आता है। उसके बाद फास्फोरस, ठीक हो गया, पी से शो होता है। उसके बाद सोडियम, सोडियम को एन ए से शो करते हैं केमिकली, बट मैं नाम बता रहा हूँ, आप भले उसमें लिख लें, कोई इशू नहीं। पेपर में वो आपको ये सिंबल्स नहीं देगा, नाम लिख के बताएगा। सोडियम। उसके बाद मैग्नेस, ओ सॉरी मैग्नीशियम, एम जी जिसे कहते हैं। ठीक हो गया, मैग्नीशियम। अभी क्या क्या मैक्रो मिनरल्स हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड मैग्नीशियम। ये हैं चार, आपने याद रखने हैं। ये हैं मैक्रो मिनरल्स। ठीक हो गया। अभी दूसरी कैटेगरी क्या है? माइक्रो।
माइक्रो का मतलब है स्मॉल, ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं एनिमल को, जिसमें आयरन, आपने याद रखना है आयरन, आयरन को Fe से शो करते हैं। ठीक हो गया, सिंबल भी बता देता हूँ। आयरन हो गया, उसके बाद कापर, ये अभी हम नीचे पढ़ेंगे तो आपने फिर खुद जहन में बनाना है कि ये माइक्रो है या मैक्रो है। कापर आपका ये भी जो है ना माइक्रो कैटेगरी में आता है। उसके बाद सिलीनियम, सिलीनियम ये भी माइक्रो में है। ठीक हो गया। उसके बाद आयरन भी हो गया, कापर भी हो गया, सिलीनियम भी हो गया, जिंक भी आप लिख लें। जिंक भी आपको मिलेगा किसमें, इसमें माइक्रो में। और मैग्नेस, ठीक हो गया, मैग्नेस, ये सारे क्या होते हैं, ये फिर होते हैं माइक्रो मिनरल्स। ठीक हो गया। मैक्रो याद कर लें तो उससे जो बचते हैं वो सारे माइक्रो ही होंगे, कि एक चीज याद कर लें, कोई इशू नहीं। कैल्शियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, ये चार आप जहन में बिठा लें, ये होते हैं मैक्रो, बाकी होते हैं माइक्रो। ठीक हो गया। तो ये आपने जहन में बिठाने, मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रो, या जो है ना इस तरीके से पूछ सकता है कि माइक्रो इनमें से कौन सा है, वो ऑप्शन डिसाइड करेंगे। सही हो गया। एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम पढ़ के देखते हैं कि किस तरीके से आया था, ताकि आपको वो क्लियर हो जाएगा। अभी तक मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, कापर है, कापर अब हमारा क्या है, माइक्रो में आता है। कॉपर की डिफिशियंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से, बट हम पढ़ लेते हैं क्या हो गया। स्टीली वूल या स्ट्रिंगी वूल, ये होता है प्रॉब्लम शीप में। उसका शीप के ऊपर आप खाल देखेंगे, उससे कब बोला जाता है, वूल। ठीक, क्या बोला जाता है, उसे वूल बोला जाता है, जो है ना। तो कॉपर की डिफिशियंसी से क्या होता है कि जो है ना वो जो वूल होता है वो सख्त हो जाता है या रफ हो जाता है, जो उसका वूल है ना शीप का। तो ये मोस्टली शीप में प्रॉब्लम होती है, तो उससे कहा जाता है स्टीली वूल, या स्टील की तरह वो इतना सख्त हो जाता है, तो ये कॉपर की डिफिशियंसी से होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इंजूटिक निनोटल एटक्सिया। ठीक हो गया। निनोटल एटक्सिया ये नर्वस साइन है, ये जो है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं एनिमल्स के, जैसे गोट का, शीप का, या का कैटल का, तो उनमें क्या होता है कि उसमें कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पाती, ब्रेन सही से काम नहीं करता, फिर उससे जो है ना नर्वस साइन आती हैं, वाक सही नहीं कर पाता, तो उससे ये प्रॉब्लम का नाम है इंजूटिक निनोटल एटक्सिया। ठीक हो गया। जो है ना न्यूबॉर्न एनिमल्स जो होते हैं उनमें होता है, तो ये भी किससे होता है, कापर से होता है। उससे क्या होता है, इसी को ही और भी कहा जाता है सोए बैक डिजीज, या सोइंग बैक कहा जाता है। सोए बैक क्यों कहा जाता है, कि जो उसका वर्टिब्रा होता है, स्पाइन रीजन होती है, वो पीछे की तरह जो है ना करव फॉर्म में हो जाती है, तो उससे एनिमल जो है ना क्या कहते हैं कि उसकी कमर ऐसे समझें कि टूट जाती है। सही हो गया। तो ये नर्वस साइन है, ये किससे होती है, कापर की डिफिशियंसी। तो ये नाम आपने जहन बिठाने, हो सकता है पेपर में आ जाए कि सोएबेक डिजीज किस मिनरल की डिफिशियंसी से होती है, तो वो होती है कापर से। ठीक है, किससे होती है, कापर से होती है। फॉलिंग डिजीज जाहिर है नर्वस है, तो वो एनिमल आके गिर जाएगा, जो है ना, तो उसे फॉलिंग डिजीज कहा जाता है, या साल्ट सिकनेस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये किससे प्रॉब्लम होते हैं, स्टीली वूल या इंजूटिक निनोटल एटेक्सिया, या उसे सोएबेक डिजीज कहा जाता है, ये कापर की डिफिशियंसी से होते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने जहन में बिठाना है। उसके बाद है जिंक। जिंक जो हमने अभी पढ़ा, जिंक की डिफिशियंसी से क्या होता है, इसको भी हम पढ़ते हैं कि जो है ना, जिंक वैसे भी है हेयर्स या जो हूव्स होते हैं एनिमल के, या स्किन होती है उसके लिए अच्छा होता है, ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए। तो अब इसकी जब डिफिशियंसी हो जाए तो दो प्रॉब्लम आपने जहन में बिठाने हैं। एक होता है पिग्स में, ठीक है, पिग्स बोला जाता है सुअर को। ठीक हो गया, समझ जाइएगा। पेरा केराटोसिस, दूसरा होता है हाइपर केराटोसिस। ठीक हो गया। इससे क्या होता है, पेराकेराटोसिस में क्या होता है, ये दोनों स्किन के प्रॉब्लम है। किसके, स्किन के प्रॉब्लम है। पेराकेराटोसिस में क्या होता है, केराटीन आपने पढ़ा होगा, ये प्रोटीन है स्किन में, पाया जाता है केराटीन। ठीक हो गया, नेल्स में भी पाया जाता है, ये प्रोटीन है। तो उसमें पेराकेराटोसिस में क्या होता है कि जो पिग की स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, सर्दियों में कभी कभी ह्यूमंस की भी आप देखेंगे, अब इंसानों की भी स्किन ड्राई हो जाती है। तो इस तरीके से पिग की का जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, इससे या उस पे कुछ जो है ना जख्म वगैरह निशान भी बन जाते हैं, तो ये जिंक की डिफिशियंसी से होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेरा केराटोसिस आ जाए या हाइपर केराटोसिस आ जाए, ये जिंक की डिफिशियंसी से। हाइपर केराटोसिस में क्या होता है कि इसमें जो है ना
जो है ना ड्राई तो होते हैं, बट उसमें हाइपर केराटोसिस कैटल में जो स्किन होती है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है। हार्ड भी हो जाती है, सख्त भी हो जाती है, और उसके साथ साथ ड्राई भी हो जाती है। तो ये मेजर है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना इन दोनों के बीच में कि केराटीन का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होता है, पेराकेराटोसिस या हाइपर केराटोसिस, तो आपने हाइपर केराटोसिस करना है। इसमें केराटीन एक्सेस अमाउंट में होता है। हाइपर केराटोसिस कंडीशन में जो केराटीन है उस पे जो ये ड्राईनेस है, या उसको कहें कि जो है ना स्किन पे जो हार्ड हार्ड चीजें बनी है या कुछ जख्म बन गए हैं, तो ये हाइपर केराटोसिस में ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू पेराकेराटोसिस। पेराकेराटोसिस में नॉर्मल होती है कंडीशन, इतनी ज्यादा वो सख्त नहीं होती, रीजनरेशन ही होती है। बट हाइपर केराटोसिस में जो स्किन होती है उसमें केराटीन जो है एक्सेस अमाउंट में होता है। वो केराटीन क्या करता है, वो स्किन का प्रोटीन होता है। तो उससे फिर क्या होता है, जो है ना उसकी ग्रोथ वगैरह हेयर्स की स्लो हो जाती है। जो और उस पे जो है ना हार्ड तरीके से जो है ना उसको देखा जाता है, रफ तरीके से। तो अगर दोनों का पूछा जाए, ये याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको दोनों मिले तो फिर आपने हाइपर केराटोसिस जरूर करना है। सही हो गया। ये दोनों प्रॉब्लम केराटोसिस के जिंक की डिफिशियंसी से होते हैं। अभी के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है। उसके बाद स्वालिन हुक सिंड्रोम, ये चिकन में होता है जिंक की डिफिशियंसी से। ठीक हो गया। अभी स्वालिन का आपको पता है, जो हुक हुक जॉइंट भी होते हैं, तो वहां पे उसको जो है ना सोजन हो जाती है चिकन को, तो उससे वो पेन पेन फील होता है और उनको वॉकिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए स्वालिन हुक सिंड्रोम चिकन्स में, पोल्ट्री के हवाले से क्वेश्चन है कि कौन से मिनरल की डिफिशियंसी से है, तो ये जिंक की डिफिशियंसी से होता है। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मोल्बीडीनियम डिफिशियंसी। ये भी मिनरल होता है, इसको MO से शो करते हैं, मोल्बीडीनियम। मोल्बीडीनियम से क्या क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। फेमोरल हेड नेक्रोसिस चिकन्स में, ये चिकन का प्रॉब्लम है, फेमोरल हेड नेक्रोसिस। इससे क्या होता है, जो फेमोरल फीमर जो बोन होता है थाई रीजन पे, उसकी जो हेड रीजन होती है वो वीक हो जाती है। ठीक हो गया। तो वीक हो जाती है तो जाहिर है इसमें भी चिकन जो है चल नहीं पाता, स्लोली वॉक करता है, या जो है ना उसकी लेग्स वगैरह जो हैं वो वीक नजर आती हैं। इससे फिर एग्स वगैरह की प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपने समझनी है। फेमोरल हेड नेक्रोसिस आ जाए, नेक्रोसिस वैसे भी डेथ ऑफ टिश्यूज को बोलते हैं, तो उस रीजन पे सोइलिंग हो जाएगी। उसके बाद जो है ना वहाँ पे जख्म वगैरह भी बन जाएंगे। तो उससे चिकन्स जो होते हैं उनको वॉक करने में बहुत ही मुश्किलात होती है। तो ये मोल्बीडिनियम की डिफिशियंसी से होता है। ठीक हो गया। ये आपने जहन में बिठाना है। उसके बाद अभी ये चीज का ध्यान रखना है, मोल्बीडिनियम की टॉक्सिसिटी से क्या होता है। ठीक हो गया। मोल्बीडिनियम की ये थी डिफिशियंसी, कमी की वजह से। बट अगर टू मच अमाउंट में जो है ना मोल्बीडिनियम एनिमल ने खा लिया है फीड में, तो उससे हो जाएगी टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी से क्या होता है, ये आपने ध्यान देना है कि डिफिशियंसी पूछ रहा है या टॉक्सिसिटी पूछ रहा है। ठीक हो गया। ये आपने, इसलिए मैंने ऊपर ही आपको इनका डिफरेंस बता दिया। इसमें टर्टनेस या पीट स्कोर केटल में होते हैं। टर्टनेस या पीट स्कोर किसे कहते हैं, जब हैवी डायरिया होते हैं एनिमल में, केटल में ये कंडीशन होती है जब हैवी डायरिया पाए जाते हैं, तो उसे पीट स्कोर कहा जाता है या टर्टनेस कहा जाता है। इससे उसका वेट भी लूज हो जाता है। तो ये होता है मोल्बीडिनियम की टॉक्सिसिटी से, ना के डिफिशियंसी से। ये आपने ध्यान में बिठाना है। अगर ये वर्ड आ जाता है पीट स्कोर या टर्टनेस, तो ये मोल्बीडिनियम की टॉक्सिसिटी होगी, ना के डिफिशियंसी। डिफिशियंसी से चिकन में प्रॉब्लम होता है जिसे कहा जाता है फेमोरल हेड नेक्रोसिस। ठीक हो गया। ये आपने जहन में बिठाना है। उसके बाद क्या चीज है, वो है मैग्नेस। ठीक हो गया। मैग्नेस की डिफिशियंसी से क्या होता है, पेरोसिस। ये प्रॉब्लम पोल्ट्री 2023 में क्वेश्चन आ चुका है पेरोसिस का। ठीक हो गया। पेरोसिस या स्लिप टेडान इन चिकन, चिकन में पेरोसिस हो जाए या स्लिप, पेरोसिस वैसे पैरालिसिस को बोला जाता है। तो जो टेडान होता है जो बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ता है, उसमें वीकनेस आ जाती है। इससे एनिमल चल नहीं पाता, या इसको बोला जाता है लेग डिफॉर्मिटीज भी कहा जाता है। लेग डिफॉर्मेटीज, ये दूसरे एनिमल्स में भी होता है। डिफॉर्मेटी का वर्ड आ जाए तो ये होता है मैग्नेज की डिफिशियंसी से। एक दफा काफ्स का पूछा गया था, छोटे बच्चों में होता है, मतलब चिक एनिमल्स के बेबीज में जो काफ्स उनको बोला जाता है, या लेम्ब जो है ना,
शीप के जो है ना छोटे बच्चे को बोला जाता है यंग वन को, या गोट जे के यंग वन को किड कहा जाता है। ये लाइव स्टॉक में आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ाऊंगा। तो उनमें अगर लेग्स में डिफॉर्मिटी हो जाएंगी, जाहिर है टेडान वहां पे मौजूद होता है, तो उससे एनिमल पैरालिसिस हो जाता है, चल नहीं पाता। ये वही सेम कंडीशन है। तो ये मैग्नेस की डिफिशियंसी से होता है। किससे होता है? मैग्नेस से होता है। उसके बाद जो है ना, कोबाल्ट डिफिशियंसी। कोबाल्ट की डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होता है? कोबाल्ट की डिफिशियंसी से होती है इंजूटिक मेरस्मस या वेस्टिंग डिजीज। यह भी सेम है कि इसमें जो है ना डायरिया वगैरह लग जाएंगे, एनिमल वेरी वीक बन जाता है। वेस्टिंग बोला ही उसको जाता है जब वेट लॉस होता है। तो वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? वीक हो जाता है बिल्कुल एनिमल, उसे भूख वगैरह नहीं लगती, ग्रोथ सही से नहीं होती, वीकनेस ज्यादा हो जाती है। तो ये कोबाल्ट की डिफिशियंसी से होता है। और वैसे भी कोबाल्ट विटामिन B12 की तरह भी काम करता है। तो जब कोबाल्ट की डिफिशियंसी होगी तो जाहिर वीकनेस ही होगी, क्योंकि विटामिन B12 हम एनीमिया कंडीशन में देते हैं जब वीक ग्रोथ वगैरह होती है या ब्लड की जनरेशन सही नहीं होती। तो ये क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट है, एंजूटिक मेरस्मस या वेस्टिंग डिजीज ये कोबाल्ट की डिफिशियंसी से होती है। ठीक हो गया। फ्लोरीन को छोड़ दें, ये नहीं आता। बस जब भी याद रखें डेंटल का कोई भी प्रॉब्लम पूछे आपने याद रखना है फ्लोरीन। ठीक हो गया। ये डेंटल के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये वैसे मेन में होती है। तो टीथ जितने भी हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है स्टेटमेंट में, तो आपने जहन में बिठाना है ये फ्लोरीन की होगी। ठीक हो गया। तो ये इतनी पेपर के हवाले से वेटनरी में इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं सिलीनियम की टॉक्सिसिटी। सही हो गया। सिलीनियम की टॉक्सिसिटी है मतलब सिलीनियम टू अमाउंट या टू मच अमाउंट में एनिमल ने खा लिया है तो अभी क्या होगा? उससे तीन प्रॉब्लम होते हैं, आपने याद रखना है। एक होता है ब्लाइंड स्टेगर। ठीक हो गया। स्टेगर बोला जाता है चलने को। तो ब्लाइंड चलता है, ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंड चलता है, मतलब उसकी आंखों पे आंधी वगैरह होती है या ब्लाइंड हो जाता है और वो सही चल नहीं पाता। इसका एग्जाम्पल अगर जो है ना इस तरीके से तुम, जैसे कोई मवाली वगैरह आपने देखे होंगे, तो वो जब नशा वगैरह करते हैं तो वो फिर चल नहीं पाते हैं, ऐसे पाँव को आहिस्ता आहिस्ता करके रखते हैं, तो वो उनकी वाक सही नहीं होती। तो इसमें भी एनिमल सिलीनियम की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो ब्लाइंड स्टेगर कंडीशन बनती है। ये आपने याद रखना है वर्ड। वो आपको एग्जांपल तो नहीं देगा, वो डायरेक्ट देगा कि ब्लाइंड स्टेगर प्रॉब्लम एनिमल में कौन से मिनरल से होती है? सिलीनियम की टॉक्सिसिटी से होती है। वो कह भी सकता है कि सिलीनियम की डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी। तो आपने याद रखना है सिलीनियम की टॉक्सिसिटी से होता है ब्लाइंड स्टेगर प्रॉब्लम। ठीक हो गया। इसमें एनिमल अनेबल टू वॉक, वो वॉक नहीं कर सकता, और ये अक्यूट पॉइजनिंग होती है। ये बताता हूँ, नीचे पढ़ा रहा हूँ। दूसरा प्रॉब्लम होता है अल्कली डिजीज। अल्कली डिजीज क्या होता है? इसमें जो है ना एनिमल के जो हेयर्स होते हैं हूफ्स पे या जो जॉइंट्स होते हैं वो उस पे ये पॉइजनिंग इफेक्ट करती है, क्योंकि ये पॉइजनिंग होती है जब टू मच अमाउंट में खाएगा एनिमल, तो वहां पे पॉइजनिंग होती है। तो वो इसके जो लेग्स वगैरह होती हैं ये भी वीक हो जाती हैं। तो ये दोनों ही इसके वीकनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये आपने याद रखना है। इससे दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि क्रोनिक पॉइजनिंग सिलीनियम की कौन सी जो है ना टॉक्सिसिटी से होता है? तो वो उस डिजीज का क्या नाम है? अल्कली डिजीज है। ये क्रोनिक है। अक्यूट बोला जाता है सडन को। सडन अगर उससे जो है ना प्रॉब्लम हुई तो वो ब्लाइंड स्टेगर होगा, बट आहिस्ता आहिस्ता अगर टॉक्सिसिटी ने या पॉइजन ने असर किया तो वो फिर अल्कली डिजीज होती है। तो ये एक एमसीक्यू दूसरा भी है कि अल्कली डिजीज अक्यूट पॉइजनिंग है या क्रोनिक प्रॉब्लम है। क्रोनिक पॉइजनिंग है तो आपने याद रखना है ये क्रोनिक है। ठीक है, अक्यूट नहीं है। अक्यूट में ब्लाइंड स्टेगर मतलब पहले फेस में वो ब्लाइंड स्टेगर्स कंडीशन में जाएगा, उसके बाद क्रोनिक आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट करती है स्लोली, तो फिर वो अल्कली डिजीज में जाएगा। उसके होव्स वगैरह भी खराब हो जाएंगे, ज्वाइंट्स भी खराब हो जाएंगे, उससे जो है ना क्रैकिंग का साउंड भी आएगा और रफ वगैरह स्किन हो जाती है। तो अल्कली डिजीज फिर बनती है क्रोनिक पॉइजनिंग में। ठीक हो गया। फिर तीसरी ये कैटल में होती है डेगनाला डिजीज। ये भी सेम मसल्स और वीकनेस का प्रॉब्लम है, सख्त हो जाते हैं, इसमें भी एनिमल वॉक नहीं कर पाता। तो ये तीनों आपने नाम याद रखने हैं। ये किससे होते हैं? सिलीनियम की टॉक्सिसिटी से होते हैं, ना के डिफिशियंसी से। ठीक हो गया। टॉक्सिसिटी से अगर पूछा जाए कि सिलीनियम की क्रोनिक पॉइजनिंग से कौन सा होता है, तो वो अल्कली होता है। होते तीनों हैं सिलीनियम से, बट क्रोनिक से अल्कली होता है, अक्यूट से ब्लाइंड स्टेगर होता है। वरना ये आपको एक ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है बस कि सिलीनियम की टॉक्सिसिटी से क्या प्रॉब्लम होती है, तो इन तीनों में से कोई नाम जरूर होगा। सही हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया सिलीनियम एंड विटामिन ई, इनका दोनों का सेम इफेक्ट होता है। सेम आप देखेंगे विटामिन ई में हमने पढ़ा स्टिफ लैम्प डिजीज, वाइट मसल्स डिजीज, मलबरी हार्ट डिजीज, ये सेम सिलीनियम में भी होते हैं। ठीक हो गया। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
आयरन, आयरन की कमी से जाहिर है ये भी ब्लड को जो है ना क्या करते हैं, ग्रोथ में काम आती है, ब्लड सेल को बनाने में आयरन। तो उसकी कमी से जाहिर है एनीमिया हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है जो है ना आयरन से। तो ये पिगलेट एनीमिया ये पिग्स में होती है, ये पेपर के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाली वर्ड आपने जहन में बिठाना है, सिड्रोसिस। ये कभी कभी इसकी डायरेक्ट पूछी जाती है कि सिड्रोसिस में जो डिपोजिशन होती है कौन से आर्गन में होती है, ये आपने याद रखना है, ये होती है लिवर में। जब आयरन टू मच अमाउंट में लिवर में जो है ना जमा हो जाएगा या डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो कंडीशन बनती है, ये पैथोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, सिड्रोसिस उसे कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिड्रोसिस में कापर भर जाता है, कार्बन हो जाता है, क्या होता है। तो आपने याद रखना है आयरन से ये होता है सिड्रोसिस, और डिपोजिशन जो होती है वो लिवर में होती है। सही हो गया। तो ये आपने जहन में बिठाना है, लिवर में होती है ये सिड्रोसिस। लंग्स वगैरह का भी ऑप्शन आपको देंगे, तो इसमें क्या होती है, पॉइजनिंग हो जाती है, जो है ना लिवर ये जो है ना डैमेज हो जाता है जब आयरन टू मच अमाउंट में एनिमल खा लेगा। तो उस कंडीशन को कहा जाता है सिड्रोसिस। ठीक हो गया। तो ये आपने जहन में बिठाना है। सिड्रोसिस किससे होती है, आयरन की टॉक्सिसिटी से होती है। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम से आप सबको पता है कौन सा प्रॉब्लम होता है, मिल्क फीवर। ठीक है, इसका दूसरा नाम मैं जब भी बताऊं वो आपने दूसरा नाम याद रखना है, दूसरा नाम पेपर में आता है। ठीक हो गया। कैल्शियम की कमी से होती है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर ये हम मेडिसिन में डिजीज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पे तो शार्ट लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है उतना ही बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक हो गया। मिल्क फीवर, इसका अदर नेम है पार्चुरेंट पेरेसिस। ठीक होगा। अभी ये सिर्फ वर्ड 2025 में आया था, पेरेसिस। पेरेसिस इज कॉल्ड, या उसने स्टेटमेंट में कुछ भी दे दिया, कीवर्ड में जैसे बताता हूं आपको, कीवर्ड आपने ध्यान में बिठाना है। ये स्टेटमेंट में आया था पेरेसिस, और पूछा था ये कौन सा प्रॉब्लम है, तो पेरेसिस जब भी वर्ड लग गया ये मिल्क फीवर से रिलेटेड है, क्योंकि ये मिल्क फीवर का अदर नेम है पार्चुरेंट पेरेसिस। ठीक हो गया। पार्चुरेंट क्यों बोलते हैं, पार्चुरेंट बोला जाता है गिविंग, ये पार्चुरेशन टर्मिनोलॉजी है, ये भी लाइव स्टॉक में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पार्चुरेशन क्या होता है, गिविंग बर्थ, जब डिलीवरी के टाइम एनिमल बर्थ देता है न्यूबॉर्न एनिमल को, तो उसे पार्चुरेशन कहा जाता है। ठीक हो गया। पैरासिस बोला जाता है, मैंने ऊपर भी आपको बताया पैरालिसिस को, जब प्रेगनेंसी के दौरान पैरालिसिस हो जाता है एनिमल, तो उसे कहा जाता है कैल्शियम मिल्क फीवर। ठीक हो गया। ये इसका इसलिए अदर नेम है पार्चुरेंट पैरासिस। ये क्वेश्चन दिखाता हूँ 2025 में ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से उसने दिया था। ये कीवर्ड हमेशा जो भी मैं बताऊं कीवर्ड, तो वो आपने जहन में बिठाना है एनी हाउ, क्योंकि उसको पहचानने में मुश्किलात नहीं होती। अच्छा, 17 नंबर क्वेश्चन पे गौर करें। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ पेरासिस इमीडिएटली फॉलोइंग काल्विंग, काल्विंग बोला जाता है डिलीवरी के बाद, इन कुंडी बफेलो। देखो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया स्टेटमेंट में, ये कीवर्ड आपको जहन में आ गया ना कि पेरासिस मिल्क फीवर का अदर नेम है। क्या है ऑप्शन में भी मिल्क फीवर उसने दिया हुआ था, कीटोसिस, हाइपोमैग्नीशियमिया, मिल्क फीवर, एंडोटॉक्सीमिया। तो जाहिर है हम मिल्क फीवर की तरफ ही जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि पेरासिस आफ्टर काल्विंग भी लिखा हुआ है, डिलीवरी के बाद जब एनिमल पैरालिसिस हो जाता है। तो अभी कौन सी भी वो ब्रीड दे दे, जैसे कुंडी बफेलो दे दी, कोई भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में होता है, तो मिल्क फीवर हम जो है ना ऑप्शन करेंगे। तो ये आपने जहन में जरूर बिठाना है कि पेरासिस, पार्चुरेंट पेरासिस आफ्टर काल्विंग, कुछ भी दे दे पेरासिस का वर्ड आ जाए, ये मिल्क फीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। सही हो गया। ये किससे होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। मेनली अकर्स इन हाई यील्डिंग काउ, जो बहुत ही ज्यादा काउ पैदावार देती हैं, ये उसमें होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से काउज में होता है, लो यील्डिंग काउज में, हाई यील्डिंग काउज में। तो आपने याद रखना है हाई यील्डिंग काउज में मिल्क फीवर होता है। सही हो गया। कब होता है, विद इन 48 आवर्स ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन बताई, गिविंग बर्थ टू एनिमल को कहा जाता है पार्चुरेशन। तो उसके 48 आवर्स में जो है ना ये प्रॉब्लम हो सकती है, मिल्क फीवर। और दूसरा हाइपोथर्मिया, हाइपो जब भी वर्ड लग जाएगा, हाइपो का मतलब होगा डिक्रीज, हाइपर जब भी वर्ड लगेगा उसका मतलब होता है इंक्रीज। ठीक हो गया। हाइपो है, थर्मिया बोला जाता है टेम्परेचर को, मतलब टेम्परेचर इसमें डाउन होगा। आई थिंक सो 95 to 96 टेम्परेचर होता है मिल्क फीवर के दौरान, ये भी एक एमसीक्यूज आता है। तो वैसे कैटल का हम ये पढ़ेंगे फिजियो में, 101.5 टेम्परेचर होता है। तो इससे जाहिर है कम हो गया 95 या 96, तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो इसलिए इसको हाइपोथर्मिया भी कहा जाता है। ठीक हो गया। हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर इसमें लो होता है।
ये आपने याद रखना है यहाँ तक। बाकी हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो जो और चीजें इसकी होंगी। यहाँ तक जितनी आपने ये याद रखना है, कैल्शियम से मिल्क फीवर होता है जिसे पार्चुरेंट पेरेसिस कहा जाता है, और ये हाई यील्डिंग काउज में होता है और विद इन 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी हो जाता है। सही हो गया। उसके बाद ये सेम मिल्क फीवर जब बिच में होता है डॉग की फीमेल में, उसका अदर नेम है वेटनरी में, उसे कहा जाता है इक्लम्पसिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इक्लम्पसिया। ये सेम आपने समझना है, मिल्क फीवर है। सही हो गया। बट इसका नेम चेंज है, किससे होता है, ये भी कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक हो गया। अगर वो दे दे कि इक्लम्पसिया इन बिच किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सी बला है, ये भी मिल्क फीवर ही जहन में बिठाना है, कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक हो गया। एक्लम्सिया, बट ये होता है बिच में। सही हो गया। उससे बिच में ये जो है ना, आफ्टर पार्चुरेशन जो है ना, वो ऐसे ही पैरालिसिस हो जाता है या कोमा में चला जाता है, बिच जो होती है। ठीक हो गया। तो एक्लम्सिया एज लाइक मिल्क फीवर होता है, बट ये होता है बिच में, डॉग की फीमेल में होता है। तो उसके लिए नाम क्या है, एक्लम्सिया। यहाँ ये वो खुद भी दे सकता है कि मिल्क फीवर जब बिच में होता है तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी है, एक्लम्सिया उसे कहा जाता है। ठीक हो गया। ये आपने जहन में बिठाना। उसके बाद फास्फोरस से क्या होता है, ये कैल्शियम था, कैल्शियम हमारा मैक्रो मिनरल है। ठीक हो गया, मैक्रो। और फास्फोरस भी हमारा मैक्रो में। इससे क्या क्या कंडीशन होती हैं, ये आपने याद रखना है। ये एक ही नाम है, पीका, डिप्रेव्ड एपिटाइट, एल्ट्रोफेगिया। ठीक हो गया। अच्छा, पीका, डिप्रेव्ड एपिटाइट, एल्ट्रोफेगिया, ये तीनों एक ही नाम है, कोई भी दे दे, ये फास्फोरस की डिफिशियंसी से होता है। ये क्या होता है, इसमें एनिमल जो खानी खाने की चीजें नहीं होती हैं उनको खाता है। ठीक हो गया। जैसे वुड्स हो गए, लकड़ियां हो गई, बोन्स हो गए, स्टील की कुछ रॉड्स वगैरह हो गई, जब वो एनिमल खाता है उनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ऑप्शन में कोई भी दे दे, एल्ट्रोफेगिया दे दे, डिप्रेव्ड एपिटाइट दे दे, पिका दे दे। ये किससे होते, शापर वगैरह, ये सारी जो वही चीजें ना जो अनईटेबल है, जो नॉर्मली वो नहीं खाता, बट वो जो है ना उस खाने खाने पे मजबूर हो जाता है, तो ये फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है। ये दे सकता है, पिका दे दे, डिप्रेव्ड एपिटाइट दे दे, या एल्ट्रोफेगिया दे दे, तीनों का मतलब सेम है। ये किससे होती हैं ये पूछ सकता है, तो ये फास्फोरस की डिफिशियंसी से होती हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या क्या खाता है वो मैंने बता दिया, मतलब अनईटेबल एटम्स जो खाने के लायक नहीं होते वो भी वो खाता है। दूसरा, फास्फोरस से क्या होता है, ये भी हम मेडिसिन में पढ़ेंगे, पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया। ठीक हो गया। ये होता है फास्फोरस की कमी से, और इससे क्या होता है फिर जो है ना, ब्लड जो, सॉरी, यूरिन जो होता है वो रेड कलर का एनिमल को आता है। इससे भी इस दफा 2025 में क्वेश्चन आया था, बट जो है ना ये हमारा मेडिसिन में जाके कवर होगा, फिर करवाऊंगा। अभी के लिए आपको पता हो, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले, पार्चुरेंट का क्या मतलब होता है, जब भी कंफ्यूज हो जाए ना उसको तोड़ा करें ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। पार्चुरेशन आफ्टर काल्विंग। हेमोग्लोबिन का मतलब होता है, ये प्रोटीन होता है ब्लड में, हेमोग्लोबिन। यूरिया का मतलब होता है यूरिन। क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद जब यूरिन में हेमोग्लोबिन आ जाए, और हेमोग्लोबिन का कलर होता है रेड, इसको इंडियन लैंग्वेज में कहा जाता है लहू मुतना। ठीक हो गया। लहू मुतना, ये नाम नहीं आएगा। लहू मुतना क्या होता है, मतलब उसका जो यूरिन होता है उस रेड कलर का आता है, लहू रेड को बोला जाता है हिंदी लैंग्वेज में। सही हो गया। तो ये किससे होती है, हाइपोफास्फेटेमिया कंडीशन है, मतलब फास्फोरस की कमी से होती है। ठीक हो गया। ये भी कैटल में पाया जाता है। अगर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया किस मिनरल्स की डिफिशियंसी से होता है, तो ये फास्फोरस की डिफिशियंसी से होता है। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से क्या होता है, लैक्टेशन टेटनी या ग्रास टेटनी उसे कहा जाता है। ठीक हो गया। ये होता है मैग्नीशियम की कमी से, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। लैक्टेशन टेटनी ये होता है कि जो है ना, जो मिल्क प्रोडक्शन के करीब है एनिमल, उसने जो है ना कुछ ग्रासेस वगैरह होते हैं ग्रीन, जिसमें मैग्नीशियम की कमी होती है, जो है ना, और पोटाशियम हाई होता है। जिस ग्रास में पोटाशियम ज्यादा होते हैं और क्या कहते हैं मैग्नीशियम कम होता है, तो उसमें ये कंडीशन आ जाती है, लैक्टेशन टेटानी। फिर इसमें एनिमल नर्वस साइन प्रोड्यूस होती हैं, रेस्टलेसनेस हो जाता है।
उसको एक जगह पे आराम नहीं होता और उसकी मसल्स वगैरह सख्त हो जाती हैं या शिवरिंग करना शुरू हो जाती हैं, तो उसे ग्रास टेटनी या लैक्टेशन टेटनी कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लैक्टेशन टेटनी या ग्रास टेटनी किससे होती है? मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होती है। अगर पूछा जाए कि इसमें एनिमल क्या ज्यादा खाता है, तो पोटाशियम ज्यादा खाता है। क्या खाता है? पोटाशियम ज्यादा खाता है, मैग्नीशियम कम खाता है, तब ये कंडीशन होती है। ठीक हो गया। ये था एनिमल्स में। अगर पूछा जाए मैग्नीशियम डिफिशियंसी बट इन केस ऑफ मेयर, मेयर बोला जाता है हॉर्स की फीमेल को, तो जब उसमें लैक्टेशन टेटनी पूछा जाए तो वो होती है कैल्शियम की डिफिशियंसी से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक हो गया। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा लैक्टेशन टेटनी या ग्रास टेटनी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनमें होती है मैग्नीशियम की कमी की वजह से। और जब अगर क्वेश्चन वो पूछे कि लैक्टेशन टेटनी मेयर में किस डिफिशियंसी से होती है, ये आपको स्पेसिफाइड करके दे दे। अगर वो किसी एनिमल का नाम नहीं जोड़ता फिर तो आप मैग्नीशियम करेंगे। अगर उसने मेयर का नाम आपको दे दिया हार्स की फीमेल का, फिर आपकी मैग्नीशियम नहीं होगी, फिर होगी कैल्शियम। तो जब मेयर में फिर कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो उसमें लैक्टेशन टेटनी लग जाती है। ये सेम वही प्रॉब्लम है। बट ये कंडीशन है, आपको थ्योरेटिकली अभी होता है नहीं होता है उसकी आपने परवाह नहीं करनी है। ठीक हो गया। आपका काम है पेपर तक, रिटर्न का पेपर थ्योरी से आएगा, प्रैक्टिकल से नहीं आएगा। कैल्शियम की डिफिशियंसी से आपने याद रखना है, अगर वो मेयर का वर्ड देता है तो फिर आपका मैग्नीशियम नहीं होगा, फिर कैल्शियम होगा। क्योंकि ये देखो इसने भी इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सही हो गया। उसके बाद ये नोट में एक चीज हम याद करते हैं, पेरोसिस सिल्पटेडान हमने ऊपर पढ़ी, आपको बताया कहाँ पे पता ही आपको, यहाँ पे मैग्नीज की डिफिशियंसी से या लेग्स डिफॉर्मिटी वगैरह ये होते हैं। तो ये आपने तीन नाम और याद रखने हैं। पेरोसिस या सिल्पटेडान चिकन में मैग्नीज से भी होती है, बायोटीन से भी होती है, कोलिन से भी होती है। ये तीनों विटामिन, दो विटामिन हैं। ये कोलिन को भी विटामिन माना जाता है, विटामिन की तौर पे, ग्रोथ की तौर पे दी जाती है। बाकी ऐसा सच नहीं। बाकी बायोटीन हमने ऊपर बी एट किया था, ये बी 7 विटामिन है। ठीक हो गया। रिफ्रेशर में 8 लिखा हुआ था तो हमने भी उसको 8 ही पढ़ा था। तो मैग्नीज, बायोटीन एंड कोलिन, ये तीन वर्ड आपने जहन में बिठाने, इनसे होती है पेरोसिस या सिल्पटेडान। 2023 में उसने ऑप्शन में कोलिन दिया था। सही हो गया। दिखाता हूं अभी क्वेश्चन 2023 का। तो ये तीन आपने जहन में बिठाने, जो भी ऑप्शन में मिल जाए उसको करना है। तीनों तो नहीं देगा, एक ही कोई देगा, या तो मैग्नीज देगा या बायोटीन देगा या कोलिन देगा। तीनों पढ़े हुए होंगे क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने। तो क्वेश्चन जब एसपीएससी बुक उठाएगा तो कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, क्योंकि उसने देखो काफियों ने ऊपर जाके पढ़ा मैग्नेस जो है ना, मैग्नेस की डिफिशियंसी से पेरोसिस होती है, उन्होंने मैग्नेस रट लिया। नीचे वाला अगर उन्होंने स्किप कर दिया पेपर में, अभी आपको दिखाता हूँ उसने क्या दिया था। 2023 का ये क्वेश्चन था, पोल्ट्री के पेपर में शायद आया था। तो हर चीज, हर एंगल, अगर उसने कोई इंपॉर्टेंट चीज दी है तो वो पढ़नी होगी, तब जाके चीज क्लियर होगी। यहाँ पे ही क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया सामने। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन है 31। पेरोसिस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, डैश डैश विटामिन इन चिकन्स। आ गया ना पेरोसिस? किससे होता है? अभी हमने पढ़ा मैग्नीज, बायोटीन एंड कोलिन, इन तीनों में से कोई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, विटामिन ए, विटामिन के से ये सो वैसे भी नहीं होंगे। कोलिन देखो उन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों आपने जहन में बिठाने हैं, कोई भी दे दे। अभी हो सकता है जपार उसको बायोटीन दे दे, तो आपने ये तीनों चीजें क्लियर होंगी तब जाके जो है ना क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। मैग्नेस, बायोटीन एंड कोलिन, तीनों से ये पेरोसिस या सिलेप्टेडान होता है। ठीक हो गया। तो ये याद रखना है। फिर 2020 में शायद उसने काफ्स का पूछा था, ये लेग्स डिफॉर्मिटी, तो वो उसमें मैग्नेजी था ऑप्शन में। सही होगा। तो कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, इसका कोई इशू नहीं है, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ तक थी। इसके बाद ये जो है ना हम पढ़ रहे हैं
क्या चीज पढ़नी है? कैल्शियम की लेवल ब्लड में कितनी होती है नॉर्मली? 8 से 12 mg/dl, ये इसका वैल्यू है। 8 से 12 तक नॉर्मली ब्लड में रूमिनेंट्स जितने भी एनिमल है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। जब इससे लेवल कम होती है तो मिल्क फीवर होता है। 8 से 12 नॉर्मल रेंज होती है कैल्शियम की ब्लड में। फास्फोरस कितना होता है? 4 से 8। 4 से 8 जब जो है ना इससे कम होगा फास्फोरस, तो क्या कंसीडर किया जाता है? हम कंडीशन पढ़ चुके हैं, पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया कंडीशन हो जाती है। सही हो गया। तो ये आपने याद रखनी, बट इसके वैल्यू से भी क्वेश्चन वगैरह कोई नहीं आता। सही हो गया। तो और सल्फर में यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। सल्फर में कौन कौन सी विटामिन होती हैं, ये भी डायरेक्ट एमसीक्यूज है। थायामीन या बायोटीन, ये दो सल्फर में पाई जाती हैं विटामिन। दूसरा यहाँ से जो मेजर क्वेश्चन है वो है कि हार्मोन कौन से हैं, ये तीन आपने याद रखने। इंसुलिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसे कहा जाता है एडीएच को, या वेसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अगर क्वेश्चन बने तो, कि सल्फर में कौन सा टाइप ऑफ हार्मोन मौजूद होता है? ऑक्सीटोसिन आपने याद रखना है। ये तीनों होते हैं, इंसुलिन भी पाया जाता है, एडीएच भी, ऑक्सीटोसिन, ये सल्फर में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो सल्फर में थायामीन एंड बायोटीन विटामिन होते हैं। ये दोनों, थायामीन विटामिन बी 1 को कहा जाता है। किसको? बी 1 को। राइबोफ्लोविन बी 2 को कहा जाता है। इंसुलिन, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन जिसको एडीएच कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन। तो ये तीनों हार्मोन्स मौजूद होते हैं सल्फर में। ठीक है, तो ये भी हाईलाइटेड पॉइंट है, तो ये भी एमसीक्यूज में निकल सकती है कि सल्फर में कौन सा हार्मोन मौजूद होता है। आपको तीनों पता हो, इंसुलिन, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। लेस देन 1 मिनट है, आपने दोबारा लिंक को ज्वाइन करना है ताकि हम आगे फिर क्लास चलाएं।